तो आज हम कन्वर्जेंस टेस्ट या कन्वर्जेंस ऑफ पी टेस्ट इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कन्वर्जेंस ऑफ पी टेस्ट, ये पी सीरीज या जिसे हम कहते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज, उस सीरीज से रिलेटेड है। तो पी सीरीज हमें पता है कि ये होती है 1 प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/k टू द पावर p और फिर टिल इन्फिनिटी। ये इस तरह से पी सीरीज है। अब ये पी की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पी की वैल्यू 1 हो जाए तो ये प्योर हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी, जो कि अरिथमेटिक सीरीज का रेसिप्रोकल होती है। लेकिन पी की डिफरेंट वैल्यूज हो, कोई भी पॉजिटिव हो या दूसरी वैल्यूज हो, तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहलाती है। इस सीरीज का सम निकालना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इसकी डाइवर्जेंस हमें चेक करनी होती है कि ये कन्वर्ज कर रही है या सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो रिजल्ट ये है कि ये जो सीरीज इस तरह से इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो लिखी जा रही है k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी 1/k टू द पावर p, ये कन्वर्ज होगा, converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than or equal to 1 and greater than 0। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये जो है ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्ज होगा, और फिर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए ये डाइवर्ज करेगा। 0 की हम बात नहीं करते, क्योंकि 0 का मतलब ये होगा कि सारी टर्म्स 1 हो गई, और सारी टर्म्स 1 होती हैं या डिनोमिनेटर नहीं होता तो डेफिनेटली वो डाइवर्ज ही कर रहा होता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि प्रूफ देख लेते हैं व्हेन, या बल्कि ये मैं बाद में लिखूंगा व्हेन p इज ग्रेटर देन, और ये पहले ऐसा करते हैं कि जो फंक्शन है ये वाला हमारे पास, इस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करके इसको जो है कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इसे इंटीग्रल के जरिए, यानी कि सिग्मा को जब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये सिग्मा जो है वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन है 1 यानी कि f ऑफ k इक्वल्स 1/k टू द पावर p is increasing, sorry, decreasing for all k and p is greater than 1। p is greater than 1 के लिए देख रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है f of x, यानी ये हो जाएगा 1/x टू द पावर p। ये हमने इसको इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। और अब हम इस, क्योंकि आपको पता है कि 0 जो है इसके लिए ये क्या होगा, x की जो वैल्यू 0 होगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो हम यहाँ से 0 से बड़ी वैल्यू के लिए देख लेते हैं, बल्कि इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान भी है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ऐसे इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से ले लेते हैं।
ठीक है। तो जाहिर है कि फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी भी वेरीफाई होगा। ये सिर्फ हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स टू द पावर माइनस पी माइनस 1, ठीक है, जो कि हो जाएगा माइनस पी ओवर एक्स टू द पावर पी प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है अभी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है नेगेटिव साइन है। और p जो है वो हम ले रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए कर लेते हैं ताकि ये बाद में नहीं करना पड़े। तो p जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि p जो है वो हाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से प्लस इन्फिनिटी ये कर दें, ठीक है। या इस तरह से लिखने के बजाय अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कहते हैं कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बस, ठीक है। p की वैल्यू सारी जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगी, ठीक है। यानी इसमें ग्रेटर देन 1 भी आ गया और लेस देन और इक्वल टू 1 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि p जो है वो पॉजिटिव है और x जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव x रखेंगे, पॉजिटिव p रखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर होगा, ये वाला, ये पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव फैक्टर आएगा तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो फर्स्ट तो नहीं हो डेरिवेटिव सकता? क्या चीज, Why can't p be 0? p 0, हाँ, देखेंगे p इन्होंने क्या 0 क्यों? कंडीशन दी हुई है। इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जो p है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि थ्योरम जो हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम वो हमें प्रूव करना है कि p 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 या 1 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो जाए। यानी इसका मतलब है कि 0 से लेके सारी बड़ी वैल्यूज हों, यानी इस p की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए थ्योरम प्रूव करना है। तो हम 0 लेके क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है। वैसे तो 0 लेंगे तो ये आपको पता है कि p 0 जब लेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल टेस्ट यूज नहीं कर सकते फिर ऐसी सूरत में आप, ठीक है। तो इंटीग्रल टेस्ट से उसी सूरत में यूज हो सकता है जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं रहेगा व्हेन p इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये उससे भी सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये इंटीग्रल टेस्ट यूज नहीं कर सकेंगे, फिर किसी और तरीके से प्रूव करेंगे। और जब p की वैल्यू 0 होती है तो ये सीरीज डाइवर्ज हो रही होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है तो इस वजह से हमने उसका तस्करा नहीं किया। जब p की जगह हम 0 रखेंगे या p की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये सीरीज डाइवर्ज होगी, लेकिन इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। जी 1 हो जाएंगी तो डाइवर्ज होगा ना, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उसका सम जो होगा वो डाइवर्ज हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो एक और वो है कि अगर जो जो लिमिट उसकी होती है सीक्वेंस की, वो अगर नॉन जीरो हो तो सीरीज डाइवर्ज कर रही होती है, तो उसकी लिमिट जो होगी नॉन जीरो होगी, तो इस वजह से वो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। यानी हम इस तरीके से नहीं कर सकते इंटीग्रल टेस्ट से, लेकिन कर फिर भी सकते हैं। और ये पता है कि वो डाइवर्ज हो रही होगी। तो p की सारी वैल्यूज 0 और 0 से छोटी के लिए ये सीरीज डाइवर्ज होगी, लेकिन इस थ्योरम का वो ये समझ लीजिए कि स्कोप नहीं है, इस थ्योरम में नहीं पूछा। ये थ्योरम का स्टेट, ये जो आपको लिखा है ब्लैक कलर से, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, जो मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखें कि ये हमें पता चल गया, तो f of x is decreasing for x belongs to 0 to plus infinity, इसके लिए डिक्रीजिंग है, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p ग्रेटर देन 0,
और p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए और x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय इंटीग्रल टेस्ट, बाय इंटीग्रल टेस्ट both sum k equals 1 till infinity 1 over k to the power p और लिमिट, अब हम यहाँ जो है वो 0 के बजाय हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्योंकि 0 तो इसमें शामिल नहीं है ना। 0 to infinity 1 over x to the power p dx डाइवर्ज और कन्वर्ज, यानी कि दोनों या तो डाइवर्ज करेंगे या दोनों ही कन्वर्ज होंगे। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जरिए ये जो हमारे पास है इसको इंटीग्रेट कर, तो dx over x to the power p limit from 1 to infinity is equal to limit m approaches to plus infinity integral limit from 1 to m dx upon, या इसको ऐसे कर लें, x to the power minus p dx। तो ये हो जाएगा लिमिट m approaches to plus infinity x to the power minus p plus 1 divided by minus p plus 1 limit from 1 to m। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये 1 अपॉन p माइनस 1, ये तो हमने बाहर लिख दिया क्योंकि इसमें m नहीं है, अब वेरिएबल m ही होगा और ये x की जगह हम ये रखेंगे, तो x टू द पावर माइनस m प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर m टू द पावर माइनस p प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर माइनस p प्लस 1। अच्छा, लिमिट यहाँ नहीं लिखी मैंने, लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1 लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन m टू द पावर 1 माइनस p, या p माइनस 1 सॉरी, और फिर उसके बाद माइनस 1। अब जब हम यहाँ पे m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब m की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर p माइनस 1, या आप इसे कह सकते हैं कि ये मैंने, ये माइनस p प्लस 1 था, p माइनस 1 कैसे हो गया, ये माइनस p प्लस 1 था, माइनस p प्लस 1, तो माइनस p प्लस 1 है, तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1, अब ये 1 अपॉन p माइनस 1, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये जो है ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसकी लिमिट। अब p की जो भी वैल्यू होगी, p की वैल्यू 0 से, ये क्या है 0 से बड़ी है, और ये हमने लिया था यहाँ पर 1 के लिए, ये तो खैर जो है वो फंक्शन k की वैल्यू x के लिए था। अब p की वैल्यू जो है वो, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 1 रखते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए
सॉरी लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ जो है वो एक फाइनाइट आएगी, यानी कि इसका सम आएगा। तो इसका मतलब है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। नाउ P is when P is greater than 0. Now if P is greater than 0 and less than 1, और जब P जो है वो 1 से छोटा हो जाए, बल्कि ऐसे कैसे, इसको बजाय ऐसे कर देता हूँ। नाउ इफ P is greater than 1, P की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो सिंपली इंटीग्रल 1 to infinity dx over x to the power P converges. Hence series k equals 1 till infinity 1 upon k to the power P also converges. ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने थ्योरम का ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला। इसमें अभी 1 के ऊपर नहीं आए, क्योंकि 1 के ऊपर हमें पता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1 अगर रखेंगे हम उसमें, तो 1 रखने से क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ रहा है। यहाँ P की जगह जो है वो अगर हम 1 रखते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो 0 आ जाता है। एक मिनट, ये मैं देखता हूँ, ये मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट, हमें तो ये डाइवर्स शो करना था, लेकिन मैंने लिखा क्या है, एक मिनट रुकिए। 1 अपॉन, ये मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है, इसको मैं जरा देखता हूँ। 1 अपॉन माइनस पी प्लस 1 लिमिट टाइम अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास आ गया। और ये तो पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 के लिए अभी आपने शो किया। मैंने सब यहाँ पे ये कह दिया कि ये इस पोर्शन के लिए प्रूव किया, इस पोर्शन के लिए नहीं, एक्चुअली इस पोर्शन के लिए प्रूव किया हमने, ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ मैंने ये लिखा ही है, ये ग्रेटर देन 1, लेकिन मैंने अभी ऊपर मैंने यही देखा मैंने क्या कह दिया, तो ये इसके लिए जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, के की पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। जी, फॉर ग्रेटर देन 1 दिस वैल्यू इज फाइनाइट। इन्फिनिटी और 1 चूज की थी। हाँ, 1 to 0 नहीं, 1 to 0 लिमिट नहीं चूज करनी पड़ेगी। उसके लिए तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ये 1 टू इन्फिनिटी आपने ये चूज किया, तो सिर्फ 1 से बड़े के लिए आप देख सकते हैं, 1 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। ठीक है, अब इसके बाद सर बट हमने जी जो है जब चेक किया था कि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो 0 से इंफिनिटी तक किया था। जी 0 से इन्फिनिटी सबके लिए किया था ये, यानी ये जो है x, ये लेकिन ये x है, p नहीं है। सर p भी ग्रेटर देन 0 लिया था। हाँ, p जो है वो ग्रेटर देन 0 लिया था, लेकिन हम यहाँ पर जो लेके आए हैं ये अभी पीस वाइज इसको देख रहे हैं कि इफ p इज ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम ये देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू 1 पे ये वो नहीं होगा ना फंक्शन। ठीक है, p की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 पे ये इन्फिनिटी वैल्यू यानी कि फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, तो इस वजह से जो है वो हम ये देख रहे हैं। और ये हमने जो इंटीग्रल लिया है ये 1 से m तक लिया है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो इंटरवल देख रहे हैं ये, जब हमने वैसे तो ये फंक्शन हमने बता दिया डिक्रीजिंग ही है, 0 से प्लस इन्फिनिटी सबके लिए डिक्रीजिंग है, लेकिन जब हमने ये इंटीग्रल लिया है
तो ये हमने लिया है ये वाला 1 to प्लस इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल लिया है। तो इस इंटीग्रल लेने की वजह से फिर हम ये आपको बता, ठीक है, यानी x की वैल्यू 1 से प्लस इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ पर हम जो है वो 0 नहीं ले रहे हैं। तो ये आपके पास कन्वर्ज हो गया जब ये पी की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि नाउ assume p इज, क्योंकि अब वो तो उसके लिए तो बाकी है ना 0 और ये जो दूसरा था 0 और p के 0 और 1 के दरमियान, ये भी बाकी है। तो अब इसको जो है वो हम देखेंगे। नाउ assume p फ्रॉम 0 to 1। अब 0 to 1 के लिए हम देख लेंगे, ठीक है जी। किस चीज में? नहीं, लेस देन 0 दिए हुए नहीं है ना, सिर्फ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यूज दी है। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, थ्योरम 9.4.5 है। इसमें जो है वो लेस देन 0 नहीं है पी, लेकिन मैंने बताया था लेस देन 0 अगर होगा तो वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है, 0 पे भी डाइवर्ज करेगी, लेकिन इसमें नहीं है, वो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अब हमने अस्यूम किया कि p जो है वो 0 से 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। कहाँ थ्योरम है? हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि ये थ्योरम में कन्वर्ज कर रहा है व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस, ये डाइवर्ज शो करना है इसके लिए। डाइवर्ज कर रहा है जब p जो है वो 0 और 1 के दरमियान हो, ठीक है, यानी कि ये इंटरवल, यहाँ ये 0 इंक्लूड नहीं है और ये 1 जो है, 0 तो हम उसमें ले भी नहीं सकते, तो उसके लिए हमें जो है ये डाइवर्ज शो करना है, ठीक है। तो नाउ assume p इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो अगर p 0 से 1 है तो देखें असल में क्या हुआ था कि ये जो है पार, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम ये हमारी असम्पशन थी कि p इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए हम कर रहे थे, p इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि p 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि p इज ए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है p, ठीक है। तो अब हमारे पास यही जो इंटीग्रल है ये ले लेते हैं और ये लिख लेते हैं कि ये होगा क्या। सर तो ये इंटीग्रल जी 1 to प्लस लेस देन इंफिनिटी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 1 1। पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि p की वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते। ये आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए तो एक अलग फॉर्मूला होता है ना, लॉग वाला। जी सर। तो फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, उसको लॉग के थ्रू करेंगे, ओके ठीक है। तो ये होगा 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी -1। देखें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लिमिट 0 to 1 किस चीज की लेंगे? 0 to 1 अगर लिमिट आएगी तो किसकी आएगी ये बताइए। बट कौन से वेरिएबल की आएगी? ये x की लिमिट है, इंटीग्रल की जो लिमिट x के लिए, p के लिए नहीं है, p का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो प्लस 1 to इन्फिनिटी ली है ये p की लिमिट है, x की वो सॉरी p की लिमिट नहीं है, x की लिमिट है।
अगर हम यहाँ 0 से 1 लेते हैं तो वो तो x के लिए होगी, तो उससे क्या करना है हमें? अब हम ये देख रहे हैं कि जो p है वो 1 से छोटा है। तो जब हम यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई करते हैं 1/-p+1, तो जब ये इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई होगा, तो जो ये 1 से छोटा नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है? तो जब फ्रैक्शन में 1 से छोटा नंबर होगा, तो ये आपको पता है कि जो पावर 1 से छोटी होती है किसी भी नंबर की, ठीक है? जब m ये जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और उसकी पावर जो है वो अगर हो जाए 1 से छोटा नंबर, तो वो किस चीज़ को अप्रोच करता है? 0 को अप्रोच करता है। और अगर वो 0 को अप्रोच करेगा, तो इस डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब फ्रैक्शन किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल क्या होगा? जब p की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो ये इंटीग्रल क्या होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इफ p 0 to 1, ठीक है? तो अब आपके पास जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल 1 to infinity dx upon x to the power p diverges hence integral k equals 1 till infinity 1 upon k to the power p also diverges if p from 0 to 1। अब आखिरी केस रह गया है, और वो कौन सा केस है? when p is equal to 1। तो अब ये फिर दोबारा इंटीग्रल देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जितने भी अभी केसेस लिए थे उसमें p की वैल्यू p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि p की वैल्यू 1 होती है तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड कर दी इंटीग्रल की। तो फॉर p is equal to 1 इंटीग्रल 1 to infinity dx अपॉन x to the power p, ये हो जाएगा। p की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पे बजाय, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है? और लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। आपको पता है कि log इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब है कि फॉर p इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x diverges, hence integral k is equal to 1 till infinity 1 upon k to the power p also diverges for p is equal to 1। तो इसका मतलब आपने सारे केसेस कर लिए, तो इस तरह से थ्योरम प्रूव हो गया। जी जी, ताकि ये पता चले कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव इसलिए लिया, फंक्शन का डिक्रीजिंग जरूरी है होना, ठीक है जी। मतलब इंटीग्रल टेस्ट के लिए जरूरी है कि फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग हो। नॉन नेगेटिव तो क्लियरली नजर आ रहा है कि नेगेटिव नहीं है ये, लेकिन डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सारी वैल्यूज पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक। अब एक थ्योरम और देखिए, if if u के, ये सीरीज है
is a series with non-negative terms and if there is a constant m such that Sn is equal to u1 plus u2 un greater than equal to m for every n. Then the series converges and the sum satisfies sum S satisfies S is less than equal to M. If no such M exists, then the series diverges. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये पार्शियल सम है, nth पार्शियल सम, अगर हमारे पास कोई nth पार्शियल सम हो, उस nth पार्शियल सम से बड़ा एक कोई नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको हम यानी कि अपर बाउंड भी कहेंगे। तो अगर इस तरह का कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये देख लें कि जैसे अगर आपके पास एक सीरीज है और वो जो सीरीज है वो इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो इसका जो nth सम है ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख दें 2 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, या आप ऐसे लिख दें 2 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 1। अब देखें ये जो सम नजर आ रहा है इसमें हमारे पास जो है वो 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस होगी 2 में से, जो कि 1 होगी। तो 2 माइनस 1 1 जो कि फर्स्ट टर्म आ रही है। बाकी इसके बाद जो है वो 2 में से ज़रा छोटी वैल्यूज माइनस हो रही होंगी।
लेकिन माइनस ही हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, जो भी आएगा ये अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगी हमेशा 2 से कम ही होगी। तो हमेशा ये जो होगा ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, या कोई और नंबर ले लें, 3 कह दें। 3 से भी ज़ाहिर है कम होगा, ये 3 से तो बढ़ ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि कोई चीज़ 2 में से माइनस हो रही है तो वो 3 से नहीं बढ़ सकती। हमने 2 लिख दिया बहरहाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 2 जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये m है। ये 2 हमारे पास m है, तो इसका मतलब है कि m एग्जिस्ट कर रहा है, जो इसका nth पार्शियल सम है उससे ज़्यादा एक वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसका मतलब है सीरीज कन्वर्ज करेगी इस थ्योरम के मुताबिक। तो सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है। अब देखें, और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। दूसरी सीरीज लिख देता हूँ, तो बहुत ऐसी लिख दिया मैंने, आसान सी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका nth पार्शियल सम हम निकालते हैं। ये यहाँ पर 2 आएगा, 2 माइनस n माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा n बाई 2, 2 माइनस 4n प्लस 4, ये हो जाएगा 6 में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2n, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर जो n की कुछ भी वैल्यू रख दें हम, तो उससे बड़ा आ जाए। ये प्लस होता है, सॉरी, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये 4n माइनस 2 होगा, तो n मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये होगा। उसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव का मसला हो जाता है। अब बताएं, इनकी कोई भी ऐसी वैल्यू बताएं, कोई भी ऐसी वैल्यू बताएं जिसमें इनकी किसी वैल्यू से वो बड़ा नंबर हो, बता सकते हैं ऐसा नंबर? नो सर, कोई भी नंबर नहीं बता सकते। आप 100 भी बताएंगे तो आप बता देंगे वो कोई n 100 रख दे, ठीक है। आप 1000 बताएंगे तो n को 1000 रख देंगे, तो फिर वो और बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज नो m exists such that Sn, यानी nth partial sum is less than or equal to m. Hence, series the above series diverges, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये डाइवर्ज कर रही है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? आप लोग ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं ना? अब इसके बाद मैं एक और चीज आपको कराता हूँ।
और ये है कंपैरिजन टेस्ट। The comparison test. स्टेटमेंट इसका है लेट सम a k equals 1 till infinity and sum k equals 1 till infinity bk b सीरीज, ये दोनों सीरीज हैं, बी सीरीज विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, नॉन नेगेटिव टर्म, यानी कि इनकी जो टर्म्स आएंगी वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव इसमें टर्म कभी नहीं आएगी। एंड सपोज दैट A1 less than or equal to B1 and A2 is less than or equal to B2 and A3 is less than or equal to B3। देखें कंपेयर कर रहे हैं ना, इसी वजह से कंपैरिजन टेस्ट है। एंड kth टर्म AK is less than or equal to BK and so on। यानी कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, यानी पहले वाले की हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो सेकंड वाले की से कम है, ठीक है। यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से कम है, इसकी सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म से कम है, थर्ड टर्म इसकी थर्ड टर्म से कम है, फोर्थ टर्म से कम है, केथ टर्म से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी वाली सीरीज को हम क्या कहेंगे, बिगर सीरीज, और छोटी वाली सीरीज को हम क्या कहेंगे, स्मॉलर सीरीज। तो ये कंपैरिजन हो गया कि एक जो सीरीज है वो बिगर सीरीज होगी और जो छोटी वाली सीरीज है दूसरी वो स्मॉलर सीरीज होगी। अब थ्योरम ये है, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, बिगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी सीरीज डाइवर्ज करी तो इसका मतलब ही नहीं है कि स्मॉलर डाइवर्ज करेगी, बड़ी के कन्वर्ज होने से छोटी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है तो फिर बड़ी भी डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट इसके, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सीक्वेंस में हमने जो देखा था एग्जैक्टली उससे बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटीज खासी हैं इसमें, लेकिन वो सीरीज सीक्वेंस के लिए था, ठीक है। इफ द बिगर सीरीज सम बी के, ये बिगर सीरीज है, कन्वर्जेस, तो इसके कन्वर्ज होने पे, ठीक है, कन्वर्जेस, देन स्मॉलर सीरीज sum AK also converges। इसका स्टेटमेंट बी होगा, इफ द स्मॉलर सीरीज sum AK diverges
diverges, then bigger series BK also diverges. ठीक है, ये हमने थ्योरम किया जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद इसका यूज देख लेते हैं कि जो है किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ये सीरीज सम, ये इस तरह से कर लेते हैं, इसको जरा वेरी फाइन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम k equals 1 till infinity 1 over टू के स्क्वेयर प्लस के। इसकी हमें देखनी है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये है टू के स्क्वेयर प्लस के, ये हमारे पास सीरीज है। अब किस तरह से इसको करेंगे, इसी थ्योरम को यूज करना, इसके लिए हमें जो है वो दो सीरीज चाहिए। ये तो एक सीरीज है, तो दूसरी सीरीज हम खुद बनाएंगे। अब या तो इससे बड़ी बनाएंगे या छोटी बनाएंगे, लेकिन ऐसी बनाएंगे जिसकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हमें पता हो। अब ऐसी नई चीज बना ली, उसकी खुद नहीं पता, फिर उसके लिए फिर परेशान हो रहे हैं, फिर तीसरी बनाए, तो ऐसे नहीं करते। अब इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम ऐसा बनाएंगे कि जिसके बारे में हमें पता हो, और ये फिर हम ये भी बता सकें कि इनमें रिलेशन क्या है, कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। अब देखिए आपको पता है कि ये इसको किस प्रोसीजर क्या होता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ हो तो आप इस डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है टू के स्क्वायर प्लस के, इसमें से कुछ हटा दें आप। क्या हटा दें? डिनोमिनेटर में से अगर के हटा दें तो बताइए डिनोमिनेटर छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, जिससे के हटाने से नई चीज जो है वो बड़ी हो जाएगी। और अगर टू भी हटा दिया जाए तो डिनोमिनेटर और छोटा होगा, और जिससे पूरी चीज बड़ी हो जाएगी। तो लेट लेट वन k equals 1 till infinity 1 upon k square be another series such that, अब ये क्या रिलेशन है, such that k जो इसकी पहली टर्म होगी, इसकी पहली टर्म होगी, वो क्या होगी, यानी अगर आप चाहें तो इस तरह से कर लें, इस तरह कर लेते हैं। ये है सीरीज, ये nth टर्म है ना, ये टर्म nth टर्म, तो 1 अपॉन टू के स्क्वेयर प्लस के और 1 अपॉन के स्क्वेयर। ठीक है, अब k की वैल्यू जब 1 है, तो k की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर 1 अपॉन 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। k की वैल्यू 2 पे, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, 2 स्क्वेयर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 1 9, 1 अपॉन 9, नहीं 1 अपॉन 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4। 3 पे ये क्या आ जाएगा जी 1 अपॉन 21, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 9, और जाहिर है कि के पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 1
is greater than 1/3 and 1/4 is greater than 1/10 and 1/9 is greater than 1/21 and 1/k square is greater than 1/2k square plus k. Hence, अच्छा ये क्यों मैंने किया k स्क्वायर 1/k स्क्वायर, तो p सीरीज है ना, p की वैल्यू 2 के लिए पता है कन्वर्ज करेगी, तो ये इस वजह से ही किया। हेंस तो ये हमें ये पता चला कि सीरीज k equals 1 till infinity 1/2k square plus k is a smaller series and sum k equals 1 till infinity 1/k square is bigger series। ये बिगर सीरीज हो गई, ठीक है। तो बाय जो हमने शुरू में पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने, कन्वर्जेंस ऑफ पी सीरीज, ठीक है, ये रहा, बाय कन्वर्जेंस ऑफ पी टेस्ट, ये पी सीरीज लिखना है। तो बाय द कन्वर्जन ऑफ पी टेस्ट या पी सीरीज, द सीरीज सम k equals 1 till 1/k square converges since p is equal to 2, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे 2 है। So thus by comparison test जो अभी हमने किया है, comparison test the bigger series, sorry smaller series, bigger series कन्वर्ज कर रही है, तो बिगर क्योंकि ये हमारे पास बिगर सीरीज है, तो बिगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो कंपेयर, तो स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। बाय कंपैरिजन टेस्ट ए, जो उसका स्टेटमेंट है उसके मुताबिक द स्मॉलर सीरीज सम k equals 1 till infinity 1/2k square plus k also converges। तो इस तरह से ये भी सीरीज कन्वर्ज करेगी। जी भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? तो ये जो था ये कंपैरिजन टेस्ट था। अब इसके बाद एक और टेस्ट देख लीजिए जिसे हम कहते हैं रेशियो टेस्ट। Let sum UK be a series with positive terms। ये positive terms and suppose that rho is the limit k approaches to plus infinity, nth टर्म इसकी या kth टर्म इसकी uk है, तो हम लिमिट किसकी लें, uk +1
यानी कि n+1th टर्म डिवाइडेड बाई kth प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई kth टर्म। इस रेशो की जब हम लिमिट लेते हैं k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी जो रो आएगी यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू पे सीरीज की डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो है वो डिपेंड कर रही होगी। पार्ट ए, इफ p is less than 1, the series converges। सॉरी, p कह रहा हूँ, ये रो है, इसको सही से लिख दूं। ये सही से रो, ये रो है, ठीक। The series converges if row is greater than 1, the series greater than 1 और ज़ाहिर है प्लस इन्फिनिटी होता है तो भी जो है वो ग्रेटर देन 1 ही, और रो अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, the series diverges। C ये है, if row equals 1, इसके बारे में, इसका मतलब है टेस्ट फेल हो जाता है। The series may converge और diverge। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि जो kth प्लस 1th टर्म और kth टर्म का रेशियो लें और फिर उसके बाद इसकी लिमिट लें k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब वो वैल्यू अगर 1 से छोटी आ जाए तो हम ये कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि सीरीज, और प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज कर रही है, और 1 आए तो इसका मतलब है टेस्ट फेल हो गया। हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे करेंगे, ठीक। थैंक यू।